नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केबी परिवार में। आज के इस वीडियो से हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की भी शुरुआत करेंगे। तो हम लोगों ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान इनके बारे में पहले ही थोड़ा सा पढ़ा है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब वर्तमान समय में आप देखेंगे यूपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी हमारी परीक्षाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह जनरल साइंस का है। और इसी जनरल साइंस के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी परीक्षा में, और इससे भी आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अलावा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं वह लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे आर्ट बैकग्राउंड के हैं वह लोग इस वीडियो को जरूर कर पूरा देखिएगा। इसमें मैंने डायग्राम के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, विजुअल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप लोग समझ पाएं और जब भी आपकी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या कमी रह गई है, जिससे मैं आने वाले वीडियो में उस कमी को दूर कर सकूं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और की मदद कर सकती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें बात करना होगा परमाणु का, यानी कि एटम क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, यानी कि कोई भी आपके पास इस प्रकार से पदार्थ है, तो जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो भी हमारे सब्सटेंसेज होते हैं, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसके भीतर ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़े होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे कणों को हम लोग कहते हैं परमाणु। और इसके बारे में सबसे पहले डाल्टन महोदय ने 1803 में बताया कि जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, यह किसने कहा था या किसने बताया था, तो ये हमारे होंगे डाल्टन। 1803 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। अब हम लोग आगे चलते हैं और जिस परमाणु को अभी हमने यहाँ पर अंदर देखा छोटा सा, इस परमाणु को हम थोड़े बड़े लेवल पर देखेंगे, यानी कि इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारी इस परमाणु का होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने बड़ा सा कर दिया इसके साइज को, तो ये हमारा है परमाणु। परमाणु के भीतर एक हमारी संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। ये जो हमारा परमाणु है उसके भीतर एक सघन जो क्षेत्र होता है इसे हम लोग कहते हैं नाभिक। और आपको याद रखना है कि जो हमारे परमाणु का संपूर्ण भार होता है, जो वेट होता है, वह इसी नाभिक में होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नाभिक के अंदर दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, दो हमारे छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं, एक को प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के सामने मैंने प्लस साइन रखा है और प्रोटॉन को मैंने रेड कलर में लिखा है। तो आपने अगर डीसी बैटरीज को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारा रेड कलर होता है वह डिनोट करता है प्लस साइन को, और जो ग्रीन कलर होता है वो हमारे माइनस साइन को डिनोट करता है। तो इसीलिए मैंने कलर को ऐसे अरेंज किया है कि जिससे आप उसको और बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि जो हमारे परमाणु होते हैं उनके नाभिक में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इन्हें हम लोग कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन हमारा होता है उदासीन, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है न्यूट्रॉन। कैसे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। जो हमारा यह प्रोटॉन होता है यही हमारे किसी परमाणु की परमाणु संख्या होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि किसी भी हमारे परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसके बाद में जो ये परमाणु का आप बाहरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें जो हमारा एक एलिमेंट पाया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसे हम के लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये मुख्य रूप से मैंने इसको ग्रीन कलर में लिखा है, तो इसका मतलब इस पर ऋण आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पर होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा परमाणु होता है वह मुख्य रूप से तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है। पहला हमारा हो गया
प्रोटॉन, दूसरा हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन और तीसरा हमारा हो गया न्यूट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है। एक छोटी सी चीज यहाँ पर और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपके सामने एक एलिमेंट है जो कि हमारा है नियान, और यह एक अक्रिय गैस है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। अब इस प्रकार से कई बार आपको देखने को मिलता होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसके बॉटम साइज पर आपको 10 दिखेगा और ऊपर 20 लिखा है। तो इसमें जो यनी है वह उस परमाणु का सिंबल है, यानी कि वह रिप्रेजेंट कर रहा है उस परमाणु को। उसके बाद में जो आपको इस साइड में मिल रहा है यह उसका परमाणु क्रमांक है, यानी कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये हमारा 20 लिखा हुआ है यह परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो बीच में हमारा होता है वह परमाणु प्रतीक होता है। इसके अलावा जो आपको ऊपर दिख रहा है वह हमारा परमाणु भार है, और इसके अलावा जो हमारा 10 है ये परमाणु क्रमांक है। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो हमारा प्रोटॉन है नाभिक के अंदर और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षाओं में, आपको याद रखना है कि इनकी संख्या किसी परमाणु में बराबर होती है, यानी कि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और यही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये बाहरी कक्षा आप देख रहे हैं इसमें इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आइए बात कर लेते हैं जिनके बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की प्रोटॉन की, तो ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के बारे में बात करें तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड महोदय ने। किसने? रदरफोर्ड महोदय ने। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप हमेशा के लिए इसको याद कर पाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं आवेश की तो इस पर होता है ऋण आवेश। इस पर क्या होता है? सॉरी, धन आवेश होता है। जो हमारे प्रोटॉन होते हैं धन आवेश होता है, और मुख्य रूप से यह एक स्टेबल पार्टिकल होता है, यानी कि यह एक अस्थाई कण होता है। तो ये चीज़ें आपको प्रोटॉन के बारे में याद रखनी है। अगला हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि मैंने इसको ग्रीन में रखा है तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा ऋणावेशित होता है या नेगेटिव चार्ज इस पर होता है। तो खोज इसकी की थी जे टॉमसन ने। और अगर हम इसकी बात करें तो यह भी हमारा एक अस्थायी कण होता है। उसके बाद में अगला हमारा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो खोज इसकी की थी जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आवेश की अगर बात करते हैं तो इस पर आवेश उदासीन होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन हमारा होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन हमारा होता है नेगेटिव, और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो ये हमारा होता है उदासीन, और यह एक अस्थायी कण होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम लोग इनके खोजकर्ताओं के बारे में जानते हैं थोड़ा ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में भी ये ट्रिक पढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये हमारी है एक ईंट, और ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं ये व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति। तो ये क्या करें, इन्होंने एक ईंट देखा, बहुत भारी सी ईंट। तो ये देख करके इसको बहुत ज़्यादा खुश हुए, और जब बहुत ज़्यादा खुश हुए तो ये कूद करके आए इस ईंट पर और लगे यहाँ पर नाचने। तो इसे क्या कहेंगे? ईंटा पर नाचे या ईंट पर नाचे। तो यहीं से हमारी ट्रिक आती है, ईंटा पर नाचे। तो ईंटा यानी कि ईंट से ई से हमारा होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ई से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में टा है, तो टा से मतलब क्या हो गया? टॉमसन। अब देखिए ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद में पर में पा से हमारा होता है प्रोटॉन, और रा से हमारा होता है रदरफोर्ड। क्या होता है? रदरफोर्ड। ना से हमारा हो गया न्यूट्रॉन, और उसके बाद में जो हमारा चे है इसको चय भी कर सकते हैं, नाचय कर सकते हैं। तो इससे हमारे होते हैं चैडविक। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक हमारी क्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। तो आइए देखते हैं। नाभिकीय संलयन में जब हमारे दो छोटे नाभिक वाले परमाणु मिलकर के आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे एक हमारे बड़े परमाणु का निर्माण होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जो ताप होता है वह अत्यधिक मात्रा में चाहिए, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। आपको ये याद रखना है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब भी आपसे पूछा जाए नाभिकीय संलयन के बारे में तो आपको याद होना चाहिए कि संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो ये हमारी क्रिया कहलाती है न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन।
इसमें क्या होता है कि दो जो हमारे छोटे नाभिक होते हैं उनके आपस में जुड़ते हैं और एक हमारे बड़े नाभिक का निर्माण होता है। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं होता है। मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन में दो हमारे हाइड्रोजन के एटम होते हैं और ये आपस में जुड़ते हैं और हीलियम बनाता है। हीलियम जो कि एक अक्रिय गैस होता है। यह अपक्रिया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह पृथ्वी पर करवाना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके लिए जरूरत होती है अत्यधिक तापमान की, तो इसीलिए यह कभी भी हमारे पृथ्वी पर संभव नहीं होता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की, तो यह जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है यह सूर्य के भीतर होती है। सूर्य मतलब कि एक हमारा तारा, तो जितने भी आप तारे देखते हैं तारे आपको अक्सर टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि रात में वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह सूर्य का प्रकाश हमें जो प्राप्त होता है यह मुख्य रूप से इसी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा जो हमें गर्मी उसके अंदर उत्पन्न होती है या जो प्रकाश व तापमान उत्पन्न होता है वही हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाभिकीय संलयन में कितनी विशाल मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। मुख्य रूप से जब हम लोग भूगोल के अंतर्गत तारों के बारे में बात करेंगे तो मैं वहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा कि तारे का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से तारा जन्म लेता है और किस प्रकार से इसकी मृत्यु होती है। तो वह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की कहानी है। जब मैं आपको कभी बताऊंगा तो आपको उसको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो आपने समझ लिया नाभिकीय संलयन को। अब हम लोगों ने बात की थी न्यूट्रॉन की और मैंने आपको बताया था कि यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो न्यूट्रॉन को समझने के लिए आइए हम लोग समझते हैं नाभिकीय विखंडन। अब यहाँ पर क्या हमारा है विखंडन, तो विखंडन की क्रिया को हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ पर एक हो गया नाभिक, जो कि किसका नाभिक है, यूरेनियम 92-235 का। यूरेनियम हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिवता में इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारा है इसका एक नाभिक। होता क्या है, अब जो यूरेनियम का एक नाभिक है इसके ऊपर हम लोग न्यूट्रॉनों से हमला करते हैं। किससे, न्यूट्रॉनों से इस प्रकार से हम लोग हमला करते हैं। इसके नाभिक पर क्या हो करेंगे, न्यूट्रॉन लेंगे, फिर इससे हम लोग इसके नाभिक पर हमला करेंगे। फिर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन लेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग इस प्रकार से हमला करेंगे। तो होता क्या है कि जब इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं यूरेनियम के नाभिक पर, तो यह दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। कितने में, दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। एक हमारा जैसे आपने ऊपर देखा और एक हमारा हो गया नीचे। इसके साथ साथ इसमें 3 अन्य न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 अन्य न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और साथ ही साथ इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। अब यहाँ पर जो आपके पास 3 न्यूट्रॉन हैं, इन तीनों न्यूट्रॉनों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं या फिर ये अनियंत्रित होते हैं। तो जब ये अनियंत्रित होती है तो इसे हम लोग अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं, और जब ये नियंत्रित होती है तो इसे हम लोग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन आए, ये टूटा, फिर यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे ये अगले यूरेनियम पर हमला करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी चेन में ये अपक्रिया चलती रहती है। तो इसीलिए इसे हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं। अब यह नियंत्रण और अनियंत्रण किस प्रकार से होता है, आइए इसको हम लोग दूसरे स्लाइड में समझते हैं। हमने आपको दिखाया था कि हमें प्राप्त हुए थे बाद में 3 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये तीनों न्यूट्रॉन अगर हमने इन पर नियंत्रण नहीं किया तो ये तीनों न्यूट्रॉन आगे बढ़ेंगे और इसी अनियंत्रित क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे परमाणु बम का निर्माण होता है। अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इतना आपको याद रखना है कि जब यह जो क्रिया है यह अनियंत्रित हो जाती है तो इससे परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कुछ मंदक का यूज करते हैं। मंदक मॉडरेटर का यूज करते हैं और ये हमारे न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जो हमारा 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर आपको दिख रहा था वो अब जा करके केवल 1 न्यूट्रॉन है, वो केवल 1 न्यूट्रॉन है। तो जिस प्रकार से 1 न्यूट्रॉन शुरू में आ रहा था उसी प्रकार से एक न्यूट्रॉन आते जाएंगे, बाकी को हम लोग अवशोषित करते जाएंगे। तो इस प्रकार की अपक्रिया हमारी नियंत्रित अपक्रिया होती है और इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय भट्ठी में करते हैं। जो हमारी नाभिकीय भट्ठी होती है जिसके माध्यम से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। अब जो यहाँ पर हमारे मंदक होते हैं इनमें हम लोग भारी जल का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट की छड़ का या कैडमियम व बोरान की छड़ का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि मंदक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो मंदक के रूप में भारी जल हमारा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कैडमियम की छड़ हो गई या बोरान की छड़ हो गई, इन सब का उपयोग करते हैं। कैसे ये काम करता है आइए हम लोग इसको समझते हैं।
तो परमाणु भट्ठी की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु भट्ठी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, जो हमारी तापीय ऊर्जा होती है उसको हम लोग बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का, इसके साथ साथ इसमें कभी कभी प्लूटोनियम का या थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है। ये सारे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और आपको याद रखना है कि जो हमारी परमाणु भट्ठी होती है वह नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर संचालित होती है। आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके सामने है एक परमाणु भट्ठी, और इस परमाणु भट्ठी में जब आपने पहली बमबारी की तो उसके बाद में 3 न्यूट्रॉन निकले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर आपने क्या किया है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर हमारा है यूरेनियम, यहाँ पर हमारा क्या है, यूरेनियम का नाभिक। ऊपर से हमने लगाया हुआ है एक छड़, ऊपर से हमने क्या किया, एक छड़ लगाया है जिसे हम लोग मंदक कहते हैं। यह कैडमियम की हो सकती है या बोरान की हो सकती है या ग्रेफाइट की हो सकती है। तो हमने क्या किया कि जब 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर निकलेंगे तो हम इस छड़ को इस भट्ठी में अंदर डाल देंगे। इस प्रकार से इसको हम अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर जो पहला न्यूट्रॉन है यह जाकर के छड़ से टकराएगा और छड़ इसको अवशोषित कर लेगा। उसी प्रकार से दूसरा न्यूट्रॉन जाकर के इससे टकराएगा और छड़ इसको अवशोषित कर लेगा। अब आपके पास में बचा है केवल एक न्यूट्रॉन। छड़ को हम लोग पुनः कर देंगे बाहर और यह न्यूट्रॉन इसमें आकर के टकराएगा, तो केवल एक ही न्यूट्रॉन की अभिक्रिया होती रहेगी और इस अभिक्रिया पर पूरी तरीके से हमारा नियंत्रण है, तो इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बाद में इससे हमारा जल गर्म होता है और उसके भाप के माध्यम से हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। तो ये आपने परमाणु भट्ठी को समझा, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें एक टर्म और पूछा जाता है कि शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अभिक्रिया में काफ़ी ज़्यादा तापमान उत्पन्न होता है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम एक शीतलक यानी कि कूलेंट का भी प्रयोग करें। तो कूलेंट के रूप में मुख्य रूप से भारी जल का प्रयोग किया जाता है या पिघले हुए सोडियम यानी कि मोल्टन सोडियम का प्रयोग भी किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भारी जल हमारा यहाँ पर शीतलक के रूप में उपयोग हुआ है, इसका उपयोग हम लोग मंदक के रूप में भी करते हैं। मुख्य रूप से इनका काम होता है कि जो हमारे बचे हुए न्यूट्रॉन हैं उनको अवशोषित करवा दिया जाए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हमने यहाँ तक बात कर ली, अब हमने बात की नियंत्रित की। अब आइए समझते हैं अनियंत्रित जो चयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो हमारे परमाणु बम होते हैं उनको बनाने में किया जाता है और यह अनियंत्रित चयन अभिक्रिया होती है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक परमाणु बम हुआ। अब ये जब परमाणु बम हुआ इसमें 3 न्यूट्रॉन जो शुरू में निकले थे, अब ये इसके अलावा यहाँ पर 3 यूरेनियम के नाभिक हो गए। तो ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे, जा करके इससे टकराएंगे। क्या करेंगे, ये जा करके इससे टकराएंगे और इसी प्रकार से ये जो अभिक्रिया है आगे बढ़ती रहेगी। तो भीषण मात्रा में तापमान उत्पन्न होगा और यही न्यूट्रॉन जब हमारे शरीर में आकर के गुजरते हैं या जो यहाँ से किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके फीडबैक की मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहती है और मैं आप सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अलग से आधे घंटे 1 घंटे का टाइम निकालना पड़े। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसको मैं अपने स्तर से सॉल्व कर रही हूँ और आपके डाउट को दूर कर सकूं। तो इस वीडियो को समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।